नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी को जीत की हैट्रिक दिलाने के लिए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह चुनाव की कमान संभालने जा रहे हैं। 29 जून को पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद कांग्रेस इस बार 70 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है गुटबाजी। गुटबाजी को दूर करने के लिए कांग्रेस में भी जद्दोजहद जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के झूठ को लोग पहचान चुके हैं। हरियाणा के लोग अब इनके झांसे में नहीं आने वाले और बीजेपी एक बार फिर राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब ऐसे में बिग डिबेट में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एंट्री से क्या बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी के चाणक्य की संज्ञा दी जाती है, अब वो मंत्री अमित शाह अब चुनाव की बागडोर अपने हाथ में संभालने जा रहे हैं। 29 जून को पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां पर दिग्गजों को जमावड़ा लगेगा। तकरीबन 2500 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा, तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी नारा दिया जा रहा है अब की बार 70 पार का, यानी कि इस बार का मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। हालांकि दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ योगेश साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दुहन साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं योगेश जी आपसे ही करने जा रहा हूं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की बागडोर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह संभालने जा रहे हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती आसान नहीं होगी? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल का मैं और आपके सभी दर्शकों का जो इन्हें आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक तरफा लहर चली हुई है। 4 जून के बाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। चाहे जिला वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पिछले 10 सालों में देख लिया है कि जो इनकी जो नीति रही है, सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, क्योंकि इनकी ना तो विकासात्मक कोई नीति है, ना ही इन्होंने, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जो युवाओं का शोषण किया है, एक जो बड़े बड़े भर्ती घोटाले, एचपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, इनकी बिल्कुल परचून की दुकानें बनकर रह गई है। आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट में, जो हर विभाग में जो पोस्टें खाली है, लेकिन ये भर नहीं पाए। और जो पिछले दिनों सोशो इकोनॉमिक वाला जो सुप्रीम कोर्ट तक इनका जो 5 नंबर का जो मामला था वो डिसमिस हुई इनकी,
इनकी जो याचिका चाहे इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला नहीं था, ना ही कानूनी तरीके से लिया गया, उसको लेकर ना ही कोई आयोग गठित किया। और आप देख रहे हो चाहे जो किसानों के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया, चाहे जो 750 किसानों की जब मौत हुई, शहादत हुई, उस पर ना तो जो इनके जो गृह मंत्री अमित शाह जी एक शब्द भी बोले और ना ही प्रधानमंत्री जी। तो किसान, कमेरा, गरीब, दलित, कर्मचारी, हर वर्ग में एक निराशा है। और जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और वो विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। और चाहे जहां तक हम बात इनेलो जेजेपी, वो जनता ने देख लिया है कि वो बीजेपी की ही बी टीम है। वो बीजेपी इनको टास्क देती है, जितना काम बोला जाता है वो उतना करती है। वो जनता इस चुनाव में उन्होंने सिर्फ जो एक दो विचारधाराओं की जो लड़ाई रही, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसमें जनता ने कांग्रेस को अपना मैंडेट दिया है। 9 में से हमारी 5 सीटें आई है, और जो हमारा वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, पूरे देश में हमारा दूसरे नंबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। बीजेपी को जीत की हैट्रिक दिलाने के लिए पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह चुनाव की कमान संभालने जा रहे हैं। 29 जून को पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद कांग्रेस इस बार 70 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है गुटबाजी। गुटबाजी को दूर करने के लिए कांग्रेस में भी जद्दोजहद जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों ने बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के झूठ को लोग पहचान चुके हैं। हरियाणा के लोग अब इनके झांसे में नहीं आने वाले और बीजेपी एक बार फिर राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है। अब ऐसे में बिग डिबेट में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की एंट्री से क्या बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी के चाणक्य की संज्ञा दी जाती है, अब वो मंत्री अमित शाह अब चुनाव की बागडोर अपने हाथ में संभालने जा रहे हैं। 29 जून को पंचकुला में बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जहां पर दिग्गजों को जमावड़ा लगेगा। तकरीबन 2500 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जाएगा, तो उधर कांग्रेस की तरफ से भी नारा दिया जा रहा है अब की बार 70 पार का, यानी कि इस बार का मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। हालांकि दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ योगेश सिहाब साहब हैं, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। वंदना पोपली जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र दुहन साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं योगेश जी आपसे ही करने जा रहा हूं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव की बागडोर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह संभालने जा रहे हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए चुनौती आसान नहीं होगी? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल का मैं और आपके सभी दर्शकों का जो इन्हें आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि
आज जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक तरफा लहर चली हुई है। 4 जून के बाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। चाहे जिला वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे विपक्ष के नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने पिछले 10 सालों में देख लिया है कि जो इनकी जो नीति रही है सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं, क्योंकि इनकी ना तो विकासात्मक कोई नीति है, ना ही इन्होंने, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में जो युवाओं का शोषण किया है, एक जो बड़े बड़े भर्ती घोटाले, एचपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, इनकी बिल्कुल परचून की दुकानें बनकर रह गई है। आपने देखा होगा हर डिपार्टमेंट में, जो हर विभाग में जो पोस्टें खाली है लेकिन ये भर नहीं पाए। और जो पिछले दिनों सोशो इकोनॉमिक वाला जो सुप्रीम कोर्ट तक इनका जो 5 नंबर का जो मामला था वो डिसमिस हुई, इनकी जो याचिका, चाहे इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से लिया गया फैसला नहीं था, ना ही कानूनी तरीके से लिया गया, उसको लेकर ना ही कोई आयोग गठित किया। और आप देख रहे हो चाहे जो किसानों के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया, चाहे जो 750 किसानों की जब मौत हुई, शहादत हुई, उस पर ना तो जो इनके जो गृह मंत्री अमित शाह जी एक शब्द भी बोले और ना ही प्रधानमंत्री जी। तो किसान, कमेरा, गरीब, दलित, कर्मचारी, हर वर्ग में एक निराशा है और जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है, और वो विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। और चाहे जहां तक हम बात इनेलो जेजेपी, वो जनता ने देख लिया है कि वो बीजेपी की ही बी टीम है। वो बीजेपी इनको टास्क देती है, जितना काम बोला जाता है वो उतना करती है। वो जनता इस चुनाव में उन्होंने सिर्फ जो एक दो विचारधाराओं की जो लड़ाई रही, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसमें जनता ने कांग्रेस को अपना मैंडेट दिया है। 9 में से हमारी 5 सीटें आई है और जो हमारा वोट शेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। पूरे देश में हमारा दूसरे नंबर पर हरियाणा का वोट शेयर रहा है। और अब चूंकि सिर्फ 2 महीने रहे हैं, आचार संहिता लगने के 2-2.5 महीने का समय है, अब भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि आपकी सरकार जारी है, जो आपके कुशासन का अंत होने वाला है। चाहे आपने हर तरफ से हर वर्ग को परेशान किया है, चाहे व्यापारी हो, सियाग साहब, ये तो आपके दावे हो गए, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे हो गए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस के झूठ का दांव अब चलने वाला नहीं है। लोग कांग्रेस के झूठ को समझ चुके हैं और कहीं लोकसभा चुनाव नतीजों से अति उत्साह में तो कांग्रेस नहीं आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ भी ऐसा किया ही नहीं है कि हम सत्ता में वो लोग हैं। झूठ तो उन लोगों ने बोली है, चाहे उन्होंने क्या नाम है, हर गरीब को, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात थी, महंगाई के साथ बढ़ाने की बात बोली गई थी, युवाओं को रोजगार की बात थी, और जो ये जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा की बात करते थे। आपने देखा होगा जितने पिछले जो इनकी दूसरी टर्म में जितने घोटाले हुए हैं, उनका आज तक क्या हुआ, कोई जांच नहीं हुई। चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे आप जितने घोटाले हुए हैं। चलिए, इस पर तो वंदना पोपली जी जवाब देंगी, इस पर तो वंदना पोपली जी जवाब देंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि चुनावी रणनीति बनाने में अमित शाह माहिर माने जाते हैं, इस बात में कोई संदेह है क्या आपको? देखिए, अमित शाह जी माहिर माने जाते हैं सिर्फ जोड़ तोड़, और जो आज तक मैं बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में अपने नेता नहीं बना पाई। क्यों उन्हें लोकसभा में 6 कैंडिडेट इंपोर्ट किए कांग्रेस पार्टी से, 6 इंपोर्ट, अब किरण चौधरी जी को शामिल किया। हर नेता को ये लोभ लालच देके, पुरानों को यूज करके ये लोग फेंक देते हैं, फिर जो कांग्रेस से फिर इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास जमीनी स्तर के नेता नहीं है। और ना ही ये, आप देखिए 10 साल का इनका इतिहास है, अपने इनके पास ऐसे लोग नहीं है जो चुनाव जो लड़ सके। ठीक है, वंदना पोपली जी, कांग्रेस तो फुल कॉन्फिडेंस में है। हुड्डा साहब दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में किसी चाणक्य का कोई दांव चलने वाला नहीं है। देखिए, एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार बन गई, हालांकि 99 सीट आई, लेकिन जिस तरह से नाचते कूदते दिखाई दे रहे थे, हम सबको दिखाई दे रहा है
और उसी तरह से इन्होंने लोकसभा में ही माहौल बनाने की कोशिश करी कि देखिए हमारी जो है वो सरकार बन गई है, लेकिन अभी सरकार बनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और ऑथराइज प्रवक्ता होने के बावजूद ये स्टेटमेंट देना कि 9 में से 5 आई हैं। भाई साहब 9 पे नहीं 10 पे इलेक्शन हुआ था, और वो अगर जीत जाते हैं आम आदमी पार्टी के तो आपके हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो रहा है, शायद इसलिए एक माइनस कर दिया। अलायंस इंडिया गठबंधन से था और कांग्रेस ने अपने सिंबल पे 9 लोकसभा, ठीक है, लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी था, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही आगे आपका गठबंधन नहीं हो रहा है, आप माइनस मान के चल रहे हैं। ठीक है वंदना जी, अपनी बात इसको भी करेक्ट कर देते हैं, इसको भी करेक्ट कर देते हैं। 11 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, एक विधानसभा की थी, उसको भी आप याद रखिएगा। तो ठीक है, आप अभी 10 को 9 कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ कि 11 में से आप 5 पर जीते हैं, 6 पर हम जीते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपका अति उत्साह हो सकता है, यहाँ पर आप जरूर उत्साह में दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब करी, इन्होंने कहा कि अपने नेता नहीं बना पाए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल रहे हैं, तो वही मैं आप पर लगाती हूँ, आप अपने नेता भी नहीं संभाल पाए। मतलब इतना ऐसा क्या हो गया कांग्रेस पार्टी के अंदर कि सिर्फ हुड्डा जी की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, और हुड्डा जिसको चाहेंगे वो आगे बढ़ेगा और कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं हो गई कि जहाँ पे बाबू बेटा की चलेगी, ऊपर माँ बेटे की चलेगी, नीचे बाबू बेटा की चलेगी, उसके अलावा सबको साइड में करते जाएंगे। चलिए आपकी पार्टी का अपना मामला है, लेकिन मेरे पे आरोप लगाने से पहले, मेरी पार्टी पे आरोप लगाने से पहले कम से कम ये मत भूलिएगा वही आरोप आप पर जाता है जब आप ये कहते हैं कि अपने नेता संभाल नहीं पाए, अपने नेता बना नहीं पाए। तो मैं आपको कहना चाहूंगी आप अपने नेता संभाल नहीं पाए। और जब दीपेंद्र हुड्डा चिल्ला कर बोलते हैं कि देखिए इतने सारे लोग कांग्रेस को ज्वाइन कर गए, हालांकि वो कोई भी किसी व्यक्ति को नेता बना देते हैं, और कोई भी पदाधिकारी है तो भी बोल देते हैं देखिए बड़े जो नेता है हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो एनएलडी से भी आ रहे हैं और जेजेपी से भी आ रहे हैं, तो ये आरोप क्या आप पर नहीं लगता कि आप अपने नेता यहाँ पर बना नहीं पाए, इसलिए आप उनको बुलाते और क्या कहते हैं चुनाव के दौरान इस तरह का आवागमन तो परंपरा वंदना पोपली जी बन गई है। राजनीतिक दल कोई भी हो, सामने वालों पर कटाक्ष जरूर कर देते हैं, लेकिन वही काम खुद करते हैं तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि दूसरे दलों के नेताओं को अगर लाकर उनको टिकट दे दी जाती है तो इससे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरता? देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक नीति है, अभी आपने शायद मनोहर लाल जी का भी एक बयान सुना होगा, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि हमने जो है 90 की 90 टिकटें फाइनल कर ली, हमारी जो पार्टी का कैंडिडेट होगा वो कमल का फूल होगा। ये हम शुरू से मानकर चलते हैं कि हाईकमांड ने बैठ के जो तय किया है सर्वे के आधार पर, बाकी चीजों के आधार पर हम उनको मानकर चलते हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। इनकी तरह नहीं कि जो कोटा बढ़ता है, रणदीप सुरजेवाला का ये, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये, और कैप्टन अजय यादव का ये, किरण चौधरी जी तो चलिए हमारे पास आ गए हैं, तो इनके कोटा शैलजा जी का ये, तो ये जो कोटा बढ़ता है वो इनकी पार्टी में होता है। मुझे अभी देखिए अखबारों की सुर्खियों में भी, न्यूज चैनल्स में भी था कि इनकी बैठक में भी इस तरह की बात हुई कि कोटे पर जो है, और कुलदीप शर्मा जी भी कहते हुए नजर आए, उन्होंने तो ऑन एयर कहा कि कोटे पर टिकटें देना बंद कर दो। तो जो कोटे पर टिकटें देते हैं तो कम से कम वो दूसरों की पार्टी पर आरोप ना लगाए, मैं यही कहना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, देखिए आपने तो अपना दावा कर दिया और सिहाग साहब अपनी पार्टी की ओर से दावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वीरेंद्र दुहन साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस बार का मुकाबला कितना कांटे का होने जा रहा है। अब भले ही चुनाव की बागडोर कहा जा रहा है कि अमित शाह अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता हो या कोई और संज्ञा दी जाती हो, लेकिन क्या इस बार चुनौती इतनी आसान होगी? क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर है। जी अक्षय जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है वो बिल्कुल एक सामान्य चुनाव नहीं था। जो पिछली 2 बार जो इलेक्शन हुए थे उनसे एक हटके इलेक्शन हुआ था इस बार, और उसका असर आपने राजस्थान से लेके हरियाणा से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, या चंडीगढ़ सीट पे कह सकते हैं, पंजाब ऑलरेडी जो पहले दिखाई दे रहा था, इस पूरी बेल्ट में उस इलेक्शन का असर दिखाई दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके जो माथे पर एक चिंता की लकीरें हैं वो सिर्फ यही हैं कि एक ये बेल्ट ऐसी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है, और इस नुकसान की भरपाई के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने
बिल्कुल अमित शाह जी की ड्यूटी स्पेशल ये चुनाव को लेकर लगी है, विधानसभा चुनाव को लेके, कि इस नुकसान की भरपाई जितना जल्दी हो सकता है हम उस नुकसान की भरपाई करें। नहीं, अगर इसमें कुछ देरी और हो जाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो भी जिन भी स्टेट में चुनाव होने, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और इसी का नतीजा है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता या नेता जो चाणक्य के रूप में अमित शाह जी को बोलते हैं, तो उन्होंने ही स्पेशल इसकी कमान संभाली है। अब ये उस नुकसान की भरपाई, जो 5 सीटों का नुकसान यहाँ पे हुआ है, या 6ठी सीट चंडीगढ़ भी कह सकते हैं, इनका नुकसान जो हुआ है इसकी भरपाई कितना जल्दी वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या कांग्रेस इस मूवमेंट को जो बना हुआ है जीत का मूवमेंट, या 50% जो सीटें जीतने के बाद में एक उत्साह में भारतीय कांग्रेस दिखाई दे रही है, कांग्रेस के मूवमेंट को कितना जल्दी रोक पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी कितनी रिकवरी कर पाती है। इसी को लेकर दोनों दल अपने अपने तरीके से, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने हरियाणा के नेताओं के साथ मीटिंग की हो, या कांग्रेस की लोकसभा स्तरीय या जिला स्तरीय बैठकें, धन्यवादी दौरे जो चालू हैं, और कैंडिडेटों को लेकर दोनों ही पार्टियों में जो सर्वे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी रणनीति का है कि जो जितना जल्दी इस मूवमेंट को अपने को चलाएगा उतना ही फायदा मिलेगा। बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं और चुनाव नतीजों से काफी चीजें स्पष्ट भी होती हैं, जिसके आधार पर किसी दल का उत्साहित होना और किसी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा आना, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बना रहे, ये एक बड़ी चुनौती होती पार्टी हाईकमान के सामने भी और संगठन को चलाने वाले बड़े नेताओं के सामने भी। योगेश सिहाग साहब, बार बार वंदना पोपली जी का इशारा है कांग्रेस की गुटबाजी की तरफ, लेने के देने ना पड़ जाए। बहन जी की बात का जवाब दे रहा हूं कि जो ये लोग कांग्रेस की गुटबाजी के लिए इतने चिंतित हैं, मैं इन्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि वो चिंता करें जो विज साहब पूरे चुनाव में अंबाला से बाहर नहीं गए, और जो हिसार में जो इनके उम्मीदवार थे चोई रणजीत सिंह जी, उन्होंने खुलेआम मीडिया में आरोप लगाए हैं कि सभी ने मेरी जो भीतरघात जो किया, मैं अमित शाह और मोदी जी तक ये बात रखूंगा। और राव इंद्रजीत जी जो इनकी सांसद का जो अभिनंदन समारोह था उसमें भी नहीं पहुंचे, और इनके बिल्कुल जो अभी ताजा सांसद बने हैं भिवानी से श्री धर्मवीर सिंह जी, उनकी कल ही उनका खुला बयान आया है कि मैं चिंतित हूं जो राव साहब को जो कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। और इस तरह की जो बहुत जो इन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी, आप लोगों को चिंता नहीं है? आपकी पार्टी से कोई भी छोड़कर चला जाए नेता, आप लोगों को चिंता नहीं है? हमारी पार्टी में पिछले जब से उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हुड्डा साहब की जोड़ी है, लगभग 50 के करीब पूर्व मंत्री और जो एक्स एमएलए पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं दूसरा बताना चाहूंगा, जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उससे ठीक है कि पार्टी का, लेकिन वो जो इनकी जो स्ट्रेटजी है वही जो मैं बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो नेता इनकी पार्टी में जा रहे हैं ये उनको आते ही पार्टी में वो दूध का दूल्हा हो जाता है नेता, और उसको टिकट भी देते हैं और चुनाव भी लड़वाते हैं, मंत्री भी बनाते हैं। और देखिए इनके पास अपना अभी सिहाग साहब, अभी तो ये दिव्य ज्ञान आप भी दे रहे थे, लेकिन आप अभी खुद अपने जुबान से कह रहे हैं कि इतने पूर्व विधायकों ने, इतने नेताओं ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी आपको भी अपने नेताओं पर भरोसा कम है? नहीं, हम किसी को चुनाव में, अभी चोई वीरेंद्र सिंह जी ने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन पार्टी ने कोई एश्योरेंस या उनको ये नहीं है हाईकमान ने। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हाईकमान का इस पर स्पष्ट निर्देश है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट है और लॉयल कैंडिडेट है उन्हें ही चुनाव लड़वाया जाएगा। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी में वो कुव्वत आप लोगों को नजर नहीं आई कि उनको या उनके बेटे को? वो तो सिटिंग एमपी थे भाई। नहीं, सिटिंग एमपी थे, पार्टी ने सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे में जिनका नाम आया, पार्टी ने चौधरी जयप्रकाश जी को चुनाव लड़वाया और वो बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते। लेकिन भाजपा की तरह ये नहीं है कि शाम को पार्टी ज्वाइन करो और सुबह। अरे सर, कहीं नया मोर्चा न खुल जाए। कुमारी शैलजा जी लगातार सवाल उठा रही हैं, रणदीप सुरजेवाला लगातार पार्टी हाईकमान को आत्ममंथन की सलाह दे रहे हैं। सलाह बोलें या नसीहत बोलें कि आत्ममंथन पार्टी को करना चाहिए, और आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी नेता के जाने से कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, यानी किरण चौधरी की कोई वैल्यू नहीं थी तो पार्टी ने इतने वर्षों तक उन्हें क्यों अपने साथ जोड़े रखा? उनकी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष तक बनाए रखा अगर वो बेकार थे?
ऐसा है, कल जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने सीनियर नेताओं के साथ बैठक की, उसमें ये तय हुआ कि कोई भी पार्टी प्लेटफॉर्म में, मीडिया में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, पार्टी की मजबूती के लिए सभी कार्य करेंगे, और यही स्ट्रेटजी बनाई गई है। और जो किरण चौधरी जी के बारे में राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, जो पार्टी के नहीं हुए उनके लिए हमारी पार्टी में कोई सहानुभूति नहीं है। अरे पार्टी की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना सर, या कार्यकर्ताओं का कोई अधिकार नहीं होता पार्टी पर? नहीं, कार्यकर्ताओं का पूरा अधिकार है जी। कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके, सर्वे करवा कर ही पार्टी चुनाव लड़वाएगी, ना कि सर ये जो आज की डेट में परिवारवाद की राजनीति पर सवाल खड़े होते हैं, वो इसीलिए क्या कार्यकर्ता सिर्फ दरी चादर उठाने के लिए होता है क्या? देखिए, कार्यकर्ता की तो जो सबसे बड़ा जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा जी जमीन से जुड़े हुए युवा साथी थे, उनको पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़वाया। और इन लोगों की तरह ये नहीं है कि ये अपने कैडर बेस के कार्यकर्ताओं को ये कभी मौका नहीं देते। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना है, इस पर हम वंदना पोपली जी से भी जवाब देंगे जो सवाल आपने उठाए हैं। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि जो गुटबाजी होती है कहीं पर भी हो, किसी भी दल में हो, किसी भी घर परिवार में हो, वो गुटबाजी सही तो कम से कम नहीं कही जा सकती, और गुटबाजी अगर होता है तो नुकसान तो परिवार को उठाना ही पड़ता है। आप उसको स्वीकार करें ना करें यह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका असर चुनाव के दौरान जरूर देखने को मिलता है। वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं या जीतते हारते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि उनकी विचारधारा में कोई खास बदलाव हो पाता है। हाँ, एक दिखावे के तौर पे पार्टी को एक बूस्टअप देने के लिए कि भाई हमने फला पार्टी से ये तोड़ लिया है, ये एक बिल्कुल एक टेम्परेरी तौर पे एक लाभ हो सकता है। लेकिन लगातार 10 साल तक किसी स्टेट में सरकार बनाए रखना ये भी किसी बड़ी उपलब्धि से तो कम नहीं मान सकते। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, किसी भी पार्टी की सरकार अगर इतने वर्षों तक लगातार चलती रहे तो कुछ ना कुछ तो नाराजगी कहीं ना कहीं होती है। कि इस बार बीजेपी जो दावा कर रही है, बीजेपी दावा करे कि हम तो जीत की हैट्रिक लगाएंगे, कांग्रेस ने भले ही झूठ फैलाकर लोगों को बरगलाने का एक बार प्रयास कर लिया, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बार बार बीजेपी यही कह रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कि वो लोगों के मन में क्या चल रहा था, क्यों इनके कैंडिडेट हारे हैं, इनको बिल्कुल बारीकी से धरातल पे जानने का प्रयास करना चाहिए, न कि ये आरोप लगाना चाहिए कि कांग्रेस ने झूठे प्रचार किए। 8500 रुपए, खासकर हरियाणा के लोगों ने, किसी ने 8500 रुपए कभी ना तो चुनाव के बाद मांगे, और वैसे भी सरकार बनती है तो चुनावी वादे पूरे होते हैं। सरकार नहीं बनती, कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो चुनावी वादे आज तक हारी हुई पार्टी कोई नहीं पूरे करती। जीतने वाली पार्टी पे ही बिल्कुल जवाबदेही होती है। सर, सवाल तो जीतने वाली पार्टी पर भी होती है। कई राज्य सरकारों का ऐसा उदाहरण है कि जो वादे किए थे चुनाव से पहले सरकार में भी आ गए, लेकिन वादे आज तक अधूरे हैं, पूरे नहीं हो पाए, तो जनता कैसे यकीन करे फिर? मैं आज एक पुराना अखबार देख रहा था, सुषमा स्वराज जी सफीदों में उनकी बहन इलेक्शन लड़ रही थी, तो उन्होंने बोला था कि बेरोजगारों को 9000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। वो बाई चांस वो अखबार मेरे सामने आ गया। तो कोई भी आज एक मतदाता इतना जागरूक है कि इस चुनाव में जो चुनावी वादे उन्होंने घोषणा की है, सरकार में आए हैं, बनाई है, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाते तो वो अगली बार आईना दिखाने नहीं। लेकिन जो परंपरा की शुरुआत हो गई है, मैं योगेश सिहाग साहब आपके पास आऊंगा, आम आदमी पार्टी के रास्ते पर कांग्रेस चलने लगी क्या? कि आम आदमी पार्टी ने जितनी जल्दी प्रगति करते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर लिया और 2-2 स्टेट में सरकार भी उनकी चल रही है, उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ी क्या कांग्रेस? घोषणा पत्र के बारे में सुना जा रहा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे और पुरानी पेंशन की बहाली भी फौरन कर देंगे, मुफ्त प्लॉट बांटने की भी व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। ये चुनावी झुंझुने हैं या वास्तविकता में अगर आप सरकार में आते हैं तो ये सब कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो फिर पैसा कहां से आएगा? देखिए सर, जो चुनावी झुंझुने आजकल जो रेवड़ियां बांटने का प्रयास कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, तो उन पे झूठी घोषणाएं कितनी भी करवा सकते हो। अब जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लाट दिए, वो 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ किए, जो भी वादा किया वो पूरा किया। और अभी भी हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, अलग अलग हमारी सब कमेटीज बनी हुई है, किसानों से
मजदूर से, व्यापारी से, श्रमिक से, हर से राय ले लेके, टीचर से, एम्प्लॉइज से एक राय बना के एक हमारा घोषणा पत्र पे काम चल नहीं रहा है। तो लोग आपके घोषणा पत्र पर यकीन क्यों करें? लोग आपके घोषणा पत्र पर क्यों भरोसा करें? सियाग साहब, आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है कि हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी हम बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दो राज्यों में सरकार है। मुफ्त बिजली, वो कहते हैं कि हमने वादा पूरा किया। मुफ्त पानी, कहते हैं हमने वादा पूरा किया। स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्थाएं हमने की। वो कहते हैं कि हम शिक्षा को बढ़ावा देने के लेकर तमाम प्रयास कर रहे हैं, जिसका नतीजा दिख रहा है। तो लोग आप पर भरोसा क्यों करें, आम आदमी पार्टी पर क्यों नहीं? घोषणा पत्र का जो जनता का विश्वास होता है, वो विश्वास होता है जो पार्टी जो मेन अपोजिशन और जो जिस पार्टी में दोनों में मुख्य प्रमुख मुकाबला हो। अब मुकाबला सिर्फ हरियाणा में दो विचारधाराओं का है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अन्य यानी मुकाबले से आपने अखाड़े से बाहर फेंक दिया आम आदमी पार्टी को पहले ही जनता ने दिखा दिया है। सियाग साहब, आपने खुद ही तय कर लिया, मतलब खुद नहीं किया तय, ये जनता ने तय किया है। लोकसभा चुनाव का वोट परसेंटेज देखिए सर, कोई आधार नहीं है आम आदमी पार्टी का, आप ये कह रहे हैं हरियाणा में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सर लोकसभा चुनाव में फिर गठबंधन क्यों किया? देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में गठबंधन क्यों किया? डर था क्या आपको? लोकसभा चुनाव में हमारा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन था। वो दिल्ली में भी गठबंधन था, हरियाणा में भी था। वो इंडिया अलायंस का गठबंधन था। हरियाणा में मजबूरी का था, जरूरत का नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था। और मोदी जी के जो उनका जो एक जो आप मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव है लोकल के अलावा? सियाग साहब, उसके खिलाफ गठबंधन था, संविधान को बचाने का गठबंधन है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो बहन जी ने जो एक बात जो कही, जो मैं सबसे ज्यादा जो जनता देख रही है आज के दिन, चाहे भाजपा हो चाहे छोटी मोटी अन्य पार्टियां, उनमें हुड्डा साहब का इतना फोबिया नजर आ रहा है। अब जो ये बात कर रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, तो लोगों के दिलों में राज करते हैं। अरे मनोहर लाल साहब को मैं सुन रहा था, सियाग साहब, मैं मनोहर लाल साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अगर गलती से ये बाप बेटी की जोड़ी हरियाणा में आ गई सरकार में ना, तो बेड़ा गर्क कर देंगे, भाई भतीजावाद चरम पर होगा, भ्रष्टाचार लूट खुलेआम होनी शुरू हो जाएगी, ये हाल हो जाएगा। वो डरा रहे हैं क्या फिर लोगों को? मैं इस बात का जवाब देता हूं। खट्टर साहब 9 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। जब एन चुनाव के वक्त ऐसी क्या जरूरत महसूस होगी कि उनको बदल के और सीएम बनाया? क्यों? क्योंकि उनकी ठीक है, आपके सवाल पर वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी वो कह रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा? चाहे जो युवाओं के साथ जो शोषण को डाला। ठीक है सियाग साहब, आपके ही सवाल पर जवाब दे रही हैं वंदना जी। ठीक है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप भी अपना भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को छलने का काम किया है। मैं आपको बताती हूँ किसने किसको छलने का काम किया। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल जी को बदलने का काम किया, तो आपको मुझे लगता है कि अगर बदलने का काम होता तो घर बिठा दिया जाता, लेकिन यहाँ पर घर बिठाया नहीं है। उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उनको बड़ी पावर दी है, उनको ऊपर लेकर गए हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और बाद में उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री पद से हटा दिया? मतलब ये तो आप ही बोल सकते हैं कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे इसलिए उनको हटा दिया, जबकि वो ऊंचे पद पर गए हैं, केंद्र में गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर गए हैं। लेकिन ठीक है, आपका काम यही है। अभी आप कह रहे थे कि हुड्डा जी से फोबिया है, लेकिन ये है कि हमें तो फोबिया नहीं है, लेकिन आप खुशामद बहुत अच्छी कर रहे हैं, चरण वंदना बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छे से आपको इनाम मिलेगा। अब मैं यहाँ पर बात जरूर करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार से वायदे कर रही है, मैंने अभी आपको दिखाया भी कि अभी 2 दिन पहले की बात है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए। और ये नई बात नहीं है। अगर की बात करें हिमाचल प्रदेश में इनको सैलरी के पैसे नहीं देने के पैसे नहीं, और क्या बोलते थे कि हम ओपीएस लेकर आएंगे। राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो इनके अपने ही मंत्री भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाते थे। कर्ज माफी पे जो वायदा खिलाफी की बात है वो इनकी सरकार में की जाती थी। कर्नाटक में कहते थे कि हम फ्री बिजली देंगे, लेकिन आते ही 2.90 पैसे पर यूनिट बढ़ा दिए, हिमाचल प्रदेश में बढ़ा दिए। और कर्नाटका के भी जो सीएम क्या कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मैं फ्री के इतने सारे वायदे कर दिए क्योंकि उसको देने के बाद हमारे पास डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये आम आदमी पार्टी की डेवलपमेंट
तो चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद तो गड्ढे में जाएगी, इनको साथ में लेके जाएगी। लेकिन वंदना जी काट बीजेपी के पास काट क्या होगी अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से वही घोषणाएं की जाती हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, या फिर जो इस तरह की योजनाएं जिनका जिक्र वो 2 स्टेट्स को लेकर करते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसी रास्ते पर अब चल पड़ी है। आप लोगों के पास काट क्या होगी? क्योंकि पंजाब में लोगों ने एक्सेप्ट किया, दिल्ली में लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, चाहे पंजाब का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, कर्नाटका का ले लीजिए, तो लोग, मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग हैं बहुत समझदार है। एक सुदूर गांव में भी अगर एक बैठा हुआ है ना व्यक्ति, तो उसको मालूम होता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। तो उनको ये भी याद है कि हुड्डा जी किस तरह से 2-2 रुपए के चेक भेजा करते थे। ये किसानों की बात करते हैं ना, किसानों की तो जमीन बेच खाई आप लोगों ने, वो समय भूल गए आप, और 2-2 रुपए के चेक करते थे। और एक मेरे को एग्जाम्पल भी याद है, हुड्डा साहब के पास एक व्यक्ति आया और उसके पास 5 रुपए का चेक था। बोले 5 रुपए के चेक का क्या करूं, मैंने गमले में गोभी थोड़ा है जो मुआवजे में 5 रुपए दे रहे हो। तो उठा जी कहा से काम करो, उसकी फोटोकॉपी दे जाओ मुझे। बोले फोटोकॉपी छोड़ो, यही ले लो। उस समय तो 5 रुपए की फोटोकॉपी होती थी, मेरे 5 रुपए तो फोटोकॉपी भी चले जाएंगे, चेक अपने पास रखो। तो ये जो स्थिति है जो अपनी सरकार में इन्होंने किया था, किस प्रकार से जमीनों की लूट हुई थी, किस प्रकार से सिर्फ अपने के बारे में देखा जाता था। उसके मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जिसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। ये बेरोजगारी की बात करते हैं, पर इनको ये पता है कि किस तरह से इन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही लोगों को और एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नौकरी दी। और उसकी काट ये रही कि हमने जो लगातार है पूरे हरियाणा में योग्यता के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी, तो इनको उनके कोई जवाब नहीं मिलता। ये तो क्या कहते हैं, बेरोजगारी है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो दावों की बारी आप राजनीतिक दलों के पास है, खूब दावे कर सकते हैं। अभी तो चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन आप लोग दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस बार हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, कोई कह रहा है अब की बार 70 पार। ये दावे करने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, लेकिन जो गेंद है वो अब जनता के पाले में भी है। जब जनता फैसला करेगी तब ये पता चल पाएगा कि किसके वादों पर, किसकी बातों पर जनता ने यकीन किया है। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।